हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स बाय कुंदन सर में। मैं सुनील सर आज पीवाईक्यू लेकर आए हैं जंतु कोशिका का। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि जंतु कोशिका का पीवाईक्यू देखना ना भूले, तो क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिलेक्टेड लेकर हम लोग आए हैं। ठीक है, कोशिका का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट होती है, तो आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और देखिए कि क्या होता है जंतु कोशिका का। और फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे पादप कोशिका की ओर। तो आज का क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाले हैं, क्योंकि हम लेकर आए हैं पीवाईक्यू। ठीक है, इसके साथ जब ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आएंगे पादप कोशिका की ओर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए होंगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है। ऊर्जा मुद्रा पूछ रहा है, कहीं कहीं पर इसी को पूछेगा कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस, तो दोनों एक ही बात होती है। कोशिका का पावर हाउस पूछे या फिर ऊर्जा मुद्रा क्या है, इसके बारे में अगर पूछ लिया जाए या बिजली घर के बारे में पूछ लिया जाए तो आप टिक लगाइएगा क्या होती है। ये कहते हैं किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का ऊर्जा घर। किस रूप में रहते हैं ऊर्जा मुद्रा? तो कहिएगा एटीपी के रूप में रहते हैं। एटीपी के रूप में एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, चूंकि यह कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है, और ये जीवित कोशिकाओं में होते हैं, ये बात जान लीजिए। तो इसका सही जवाब होगा एटीपी, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। इसका सही जवाब हो गया एटीपी, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आगे की बात अगर हम करें, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, आप लोग जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए क्या होने वाला है। देखिए, किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है। कभी कभी इसको न आत्महत्या ना देकर सुसाइड बैग ऑप्शन देगा। तो आप क्या करिएगा कि दोनों एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोशिका का, इससे पहले देखे कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते किस रूप में रहते, ऊर्जा एटीपी के रूप में रहते, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं। तो आप जानिए, आत्महत्या की थैली कहते हैं लाइसोसोम को। लाइसोसोम को, लाइसोसोम में क्यों कहते हैं आत्महत्या की थैली? ये कोशिका में किसी प्रकार के व्यवधान उत्पन्न हो जाए तो यह अपनी ही कोशिका को नष्ट कर देती है, और अपनी कोशिका को नष्ट कर देती है, इसलिए इसको कहते हैं सुसाइड बैग के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, जिसका पीएच वैल्यू की अगर बात करें, पीएच वैल्यू की, तो 4.5 से 5 होता है। इसका मतलब कि इसका स्वभाव होगा अम्लीय। जान लीजिए, इसका स्वभाव होगा अम्लीय। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लिए, इसका स्वभाव होगा अम्लीय, तो लाइसोसोम इसका सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए। अगला है कि कोशिका में 6 कार्बन वाले और ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ होती है। तो जब भी कोशिका का टूटेगा तो एरोबिक, वायवीय, अवायवीय श्वसन में देखिए, वायवीय और अवायवीय श्वसन में, अवायवीय दोनों का 2-2 चरण होंगे। इसका भी 2 चरण होंगे, इसका भी 2 चरण होंगे। इसका दोनों चरण जो होगा केंद्रक द्रव्य में संपन्न होंगे, जबकि इसका जो दोनों चरण होगा, पहला केंद्रक द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया प्लस माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों में चरण पूरा होगा। तो हमारा है कि 3 कार्बन वाले अणु पाइरूवेट, तो इसका जवाब होगा क्या? अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन का दोनों चरण कहाँ पूरा होगा? तो कोशिका द्रव्य में। ठीक है, क्लियर है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है
कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? बेकार पदार्थ या फिर जहर आर जो खाते हैं ये सब को निष्क्रिय करने का काम कौन सा कोशिकांग करेंगे? कोशिकांग कोशिका का अंग यानी कि कोशिकांग केंद्रक, केंद्रक झिल्ली और जीव द्रव्य ये सब है ये सब के मिलने से बनते हैं कोशिकांग। ठीक है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा, राइबोसोम होगा, ये सभी होंगे। ठीक है, तो देखिए कौन सा, तो इसका जवाब होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको ईआर कहते हैं। ईआर हिंदी में कहते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। ईआर जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होगा एसईआर और दूसरा होंगे आरईआर। मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका और दूसरा होगा खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, दो प्रकार के होंगे और इसका काम होगा विष को निराविषीकरण करना। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस प्राणी उत्तक में चपटी कोशिकाएं पाई जाती है? कोशिका जो होगा इस प्रकार की होगी चपटी कोशिका के रूप में। ठीक है, इस प्रकार की कोशिकाएं होंगी। तो किसमें इस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? इस प्रकार की कोशिकाएं, ये जो चपटी कोशिका है इसको कहते हैं सल्की। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सल्की कोशिका। ठीक, सल्की। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा रहा कि आपका त्वचा किसके बने होते हैं तो क्या बोलेंगे? इसका जवाब आप कमेंट में लिख कर दीजिए कि आपका त्वचा किसके बने होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बता देंगे कि इसका जवाब क्या होगा। समझ में आई क्वेश्चन कि हमारा जो त्वचा है यह किसकी बनी होती है? परत तो होता है एक्टोडर्म, ये हम आपको बैक क्लास में बता दिए, लेकिन किस कोशिका की बनी होती है? सल्की, सल्काब, एपिथीलियम। ठीक है, ये या पक्षमा भी, ये चार में से एक ऑप्शन आप लगा दीजिएगा। इसका सही जवाब आप दीजिएगा कि क्या होगा। ठीक है, अगला है कि कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में एसईआर मतलब चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो देखिए अभी तुरंत ही बताए हैं, महत्वपूर्ण कार्य एसईआर ये ही करेगा विष को निराविषीकरण। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कशेरुकी की यकृत कोशिकाओं में एसईआर द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो आप देखिए क्या होगा इसका सही जवाब। इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी बोलिए। इसका सही जवाब होगा कि औषधियों और विषों का निराविषीकरण करना, यानी कि उसके विष के प्रभाव को खत्म कर देना। क्लियर, उसके विष के प्रभाव को खत्म कर देना। आगे देखिए, निम्नलिखित में किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? प्रोटीन के कारखाना किसको कहते हैं? यानी कि वहां पर ही बहुत ज्यादा प्रोटीन ही होगा। तो जानिए, कहते हैं राइबोसोम को। और राइबोसोम जो बने होते हैं वह आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं कौन? राइबोसोम। राइबोसोम। अगर क्वेश्चन रहे कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कौन करेगा तो भी आप जवाब दीजिएगा क्या? राइबोसोम। क्लियर है, चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? इसका जवाब दीजिए, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? अभी कुछ देर पहले ही, अगर आप लोग शुरू से क्लास में हैं तो इसका जवाब दीजिएगा। देखिए पावर हाउस की बात कर रहे थे, यहाँ पर पावर हाउस की बात कर रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया।
ठीक है। चलिए, निम्न में किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? पावर हाउस मतलब बिजली घर, ठीक है। कोशिका का पावर हाउस कहते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा? आरबीसी शोषण घटक परिवहन, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का परिवहन करेगा। डब्ल्यूबीसी क्या करेंगे? डब्ल्यूबीसी करेंगे कि एंटीबॉडी का निर्माण, यानी कि बीमारियों से लड़ने के लिए क्षमता प्रदान करेंगे। उसके बाद है प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली। चलिए अगला देखते हैं। स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत किन जीवों पर लागू नहीं होता है? दो वैज्ञानिक थे, एक कोशिकीय सिद्धांत पादप कोशिका का सिद्धांत दिया और दूसरा दिया जंतु कोशिका के सिद्धांत। इन दोनों को कहते हैं, दोनों मिलाकर कोशिकीय सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। ये जो होते हैं ना, ये सब पर तो लागू होगा, लेकिन वायरस पर ये लागू नहीं होते हैं, वायरस पर ये लागू नहीं होते हैं, ये वायरस पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि वायरस जानिए ना ही सजीव है और ना ही निर्जीव है। अगर ये सजीवों के शरीर में रहा तो सजीवों की तरह कार्य करेंगे, और निर्जीव के शरीर में रहा, ऐसे मुक्त अवस्था में रहा तो निर्जीव की तरह बिहेवियर करते हैं। ना ही यह सजीव है और ना ही निर्जीव है। इसलिए कोशिका का जो सिद्धांत दिए थे स्लाइडेन स्वान, वह कवक पर, जंतु पर और शैवाल पर लागू तो होता है, लेकिन ये वायरस पर लागू नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए जरा। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी? तो रॉबर्ट हुक जब कॉर्क की एक पतली झिल्ली में इन्होंने क्या देखे थे? कॉर्क की एक पतली झिल्ली में इन्होंने देखे थे बहुत सारा होल्स, छिद्र, कोठरियां बनी हुई है। इसी कोठरियां को रॉबर्ट हुक ने कह दिए सेल, कोशिका, ठीक है। तो किसका निरीक्षण कर रहे थे? कॉर्क के। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज याद रखिए, आपको यहाँ सजीव व मृत नहीं पूछ रहा है। 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका की खोज। इसके 9 साल बाद 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज किए थे। जीवित कोशिका की खोज ये किए थे, मृत कोशिका की खोज हुक, रॉबर्ट हुक किए थे। और 1674 में एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ये ल्यूवेनहॉक किए थे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले खोज किसने किए थे? ये किए थे। कब किए थे? 1665 में। इसलिए अगर बात करते हैं फादर ऑफ सेल या साइटोलॉजी, कोशिका के पिता किसको कहते हैं? तो इसका जवाब होगा रॉबर्ट हुक को कहते हैं, रॉबर्ट हुक को कहते हैं फादर ऑफ साइटो, ठीक है, रॉबर्ट हुक या फादर ऑफ सेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसी पदार्थ को क्या कहते हैं? जेली जैसी पदार्थ को क्या कहते हैं? कि केंद्रक है और कोशिका झिल्ली है। ये है आपका कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये बीच का है भाग केंद्रक, न्यूक्लियस। इसके बीच में पूछा जा रहा है कि ये जो जेलीनुमा संरचना है ना, ये जेलीनुमा संरचना क्या कहलाती है? तो जानिए, ये जेलीनुमा संरचना कहलाती है प्रोटोप्लाज्म, जेलीनुमा संरचना कहलाती है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म।
जिसको कहते हैं कोशिका द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, क्योंकि ये कहाँ पर ही, एक तो हो गया ये केंद्रक, ये केंद्रक हो गया ये वाला भाग पूरा का पूरा, और दूसरा ये वाला भाग जो आप देख रहे हैं ये क्या है, कोशिका झिल्ली। इसके बीच का जो ये संरचना देख रहे हैं, यही संरचना है क्या, कोशिका द्रव्य। और जानिए कोशिका द्रव्य को सजीवों का मूल आधार कहा जाता है। इसके बिना सजीव का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए कोशिका द्रव्य को सजीवों का मूल आधार कहते हैं। स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई का क्या नाम है? स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई का नाम, छोटी इकाई का नाम कोशिका है। दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका जो है ना, सबसे बड़ी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका ये है शुतुरमुर्ग के अंडे की, शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे छोटी कोशिका की अगर बात करें, सबसे छोटी कोशिका ये है माइकोप्लाज्म या प्लूरोनिमोनिया, प्लूरो न्यूमोनिया, जिसको माइकोप्लाज्म कहते हैं, माइकोप्लाज्म। ठीक है, ये सबसे छोटी कोशिका होती है। तो इसका जवाब क्या होगा, सेल हो जाएंगे इसका सही जवाब। ठीक है, अगला देखिए, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई यानी इसके बिना सजीवों का निर्माण अस्तित्व नहीं हो सकता, निर्माण नहीं हो सकता है। एक इकाई यूनिट पूछ रहा है, तो यूनिट हो जाएगा सेल, कोशिका। बहुत सारा कोशिका का समूह अगर मिला, यही कहलाते हैं टिश्यू। और जब बहुत सारा टिश्यू मिल गया, ऑर्गेन, ऑर्गेन मिल गया तो ऑर्गेन सिस्टम। और जब ऑर्गेन सिस्टम मिला, तब जाकर बना ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बात आ गई होगी समझ में, ये बात जान लीजिए। तो सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल है। जिस प्रकार से घर का दीवार अगर बात करें बनाने के लिए, घर अगर बात करते हैं हम लोग बनाने के लिए, अगर घर बनाने की बात करें, इसमें देखिए बहुत सारा ईंट लगी होगी। ये जो इकाई है इसका, ये जो इकाई है ना ईंट, इसके बिना बताइए दीवार बन सकती है? आप कहिएगा बिल्कुल भी नहीं बन सकती है, समझे? आप कहिएगा बिल्कुल नहीं बन सकती है। ठीक है, आप कहिएगा बिल्कुल नहीं बन सकती है। इसकी इकाई क्या हो जाएगी, इसकी इकाई हो जाएगी सेल, और इसकी इकाई क्या हो जाएगी, ईंट। बात आ गई समझ में? चलिए, इसका जवाब हो जाएगा कोशिका। इसका सही जवाब, इसका सही जवाब हो जाएगा कोशिका। ठीक है, हमरो घर इतना ही है। निम्न में कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचक एंजाइमों से भरी होती है? पाचक एंजाइमों से भरी होती है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी झिल्ली संयोजित पाचक एंजाइमों से भरी होती है? अभी कुछ देर पहले बताएं हाइड्रोलिटिक एंजाइम के बारे में, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, ये कहाँ होंगे, लाइसोसोम। और लाइसोसोम
को कहते हैं आत्महत्या की थैली, ठीक है ना। इसका जवाब होगा लाइसोसोम। अगला देखिए, राइबोसोम डैश बनाते हैं। अब क्वेश्चन आ गया राइबोसोम क्या बनाते हैं, ठीक है। तो पता होना चाहिए कि कोशिका में या शरीर के अंदर कहीं भी प्रोटीन का संश्लेषण होगा ना, तो ये प्रोटीन के संश्लेषण के लिए जिम्मेवार कौन है, तो राइबोसोम है। और ये राइबोसोम बने होते हैं किसके, आरएनए और प्रोटीन के, ठीक है। बात आई समझ में, आरएनए और प्रोटीन के बने होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने रचा। प्रोटोप्लाज्म ये जो है पुरकिंजे साहब, जोहान इवानिजिलिस्ट पुरकिंजे, ये जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य को बनाए लिखे थे, ठीक है। अगला देखिए, अठारह, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। अब देखिए कोशिका का मास्टर ये तो हो गया आपका कोशिका, इसका मास्टर जो है केंद्रक को कहते हैं, क्योंकि केंद्रक में ही डीएनए रहते हैं। डीएनए का ब्लूप्रिंट किसके पास रहता है, तो आप कहिएगा कि डीएनए का ब्लूप्रिंट केंद्रक के पास होते हैं। डीएनए का ब्लूप्रिंट केंद्रक के पास होते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में नाभिक नाभिक कहते हैं। बात आई समझ में। तो कोशिका का मास्टर किसको कहते हैं, नाभिक को कहते हैं, नाभिक को। अगला, किस कोशिकांग में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग। किसी कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग भी यही होगा, सबसे बड़ा कोशिकांग भी यही होंगे। क्या चीज, बीच वाला संरचना देख रहे हैं ना, यही किसी कोशिकांग में स्थित सबसे बड़ी रचना होगी, कोशिकांग होगी। तो क्या होगा, नाभिक, ठीक है। निम्न में कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। जवाब इसका दीजिए, तो केवल पशुओं में पाया जाने वाला कोशिकांग का नाम पूछ रहा है। निम्न में कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, आप लोग जवाब दीजिए। क्वेश्चन है, कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, जवाब दीजिए। क्या होगा पता है, इसका जवाब होगा लाइसोसोम। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते, कितना बार है बताया गया। अगला, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार का सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। शरीर में कहीं भी चोट फोट लगेगी ना, तो कोशिका का विभाजन केवल समसूत्री विभाजन होगा। असमसूत्री विभाजन कहाँ पर, कौन सी कोशिका में होगी, केवल और केवल कायिक कोशिका में, केवल और केवल कायिक कोशिका में होगी, ठीक है। केवल समसूत्री, समसूत्री अर्धसूत्री दोनों नहीं होगा, केवल समसूत्री। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें कौन सी है, न्यूरॉन की कोशिका है ना, ये सबसे लंबी कोशिका होती है। न्यूरॉन की कोशिका सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है। इसका जवाब हो जाएगा न्यूरॉन। अगर मानव में पूछा जाए ना मानव की सबसे बड़ी कोशिका, तो मानव की सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगी अंडाणु की, और छोटी कोशिका हो जाएगी शुक्राणु की। अब पूछे जाएंगे कि सबसे लंबी कोशिका, तो न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र की कोशिका, ठीक है। निम्न में कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है। कोई भी कोशिका है उसमें सबसे ज्यादा पाया जाने वाला बात अगर करते हैं ना,
तो 80 से 85% संभावना रहती है कि जल होगा। ठीक है, उसके बाद 10 से 15% जो है ना ये प्रोटीन होंगे, प्रोटीन। बाकी शेष जो हो गए अन्य पदार्थ होंगे, अन्य पदार्थ। ठीक है, तो सबसे ज्यादा हो जाएगा जल, कितना 80 से 85% किसी भी कोशिका में होते हैं जल। ठीक है, कोशिका सिद्धांत निम्न में किस पर लागू नहीं होता? पिछला क्वेश्चन थोड़ा रिपीट हो गया है। कोशिका सिद्धांत दिया है स्लाइडेन एवं स्वान ने, तो उनके द्वारा जीवाणु पर है, शैवाल पर है, कवक पर है, लेकिन विषाणु पर ये लागू नहीं होते हैं। ठीक है, ये विषाणु पर लागू नहीं होते हैं। सबसे अंतिम है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की खोज किसने किए थे? बोलिए जवाब। जीवित कोशिका की खोज किसने की है? पीछे देखिए ना, बता दिए हैं। जीवित कोशिका एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज किए थे। देखिए है कि नहीं, जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक कितना ईस्वी में? 1674 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में खोज किए थे। ठीक है, इसका जवाब हो जाएगा ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक। ठीक है, कितना ईस्वी में? 1674 ईस्वी में किए थे। रॉबर्ट हुक मृत कोशिका की खोज किए थे। एम नॉल और ई रस का इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की खोज किए थे। और स्लाइडेन और स्वान कोशिका सिद्धांत की खोज किए थे। ठीक है, क्लियर है? तो आशा करते हैं कि आज का क्लास, ये जो ऑब्जेक्टिव सेशन था, आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा, आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा। आशा करते हैं कि ऐसे ही आप लोग को मज़ा देने, मतलब मज़ा आएगा ही पढ़ने में। ठीक है, PYQ कोई खास ज़्यादा टाइम नहीं लिए हैं। ठीक है, तो सभी चैप्टर का ऐसा ही PYQ, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे सबको हम लोग लेकर आने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ठीक है, धन्यवाद।